नमस्कार, विज्ञान जगत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेस्टिसाइड्स और प्लांट पैथोजेंस के कारण हमारे क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज़ के कारण एग्रीकल्चर ने को काफ़ी हमने नुकसान पहुंचाया है, और उस नुकसान को बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह से ठीक कर सकते हैं, वही आज का विषय है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटीज़। विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर करतार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक वैज्ञानिक हैं ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पेसीज अजमेर में। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण या प्लांट पैथोजेंस के कारण किस तरह से पूरी ह्यूमन सोसाइटी या एनवायरनमेंट को डैमेज किया गया है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर दूरदर्शन केंद्र जयपुर का और आपकी सभी टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपने विचार साइंस के बारे में जो सब्जेक्ट आज का अपन ने डिस्कस कर रहे हैं इसके साझा कर पाएंगे। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो टोटल अपना इंडिया का क्रॉप प्रोडक्शन है वो 300 मिलियन टन क्रॉस अभी कर चुका है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो लगभग 20 to 30% तक जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन का है, यील्ड का जो लॉस होता है वो प्लांट पैथोजेंस और इनके वजह से होता है। तो इनको जो अभी कंट्रोल करने के लिए, इनके द्वारा होने वाले जो यील्ड में लॉस को कंट्रोल करने के लिए अभी वर्तमान में ज़्यादातर जो यूज़ किया जा रहा है वो पेस्टिसाइड के थ्रू ही इनको यूज़ कंट्रोल करने की रिसेंटली मेथड्स है। बट ये क्योंकि एक्सेसिवली और ये तो क्विक रिजल्ट देता है, तो आप सब जानते हैं कि हमेशा फार्मर्स जो है उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो अभी उनको जितना बताया जाता है उससे एक्सेस यूज़ करता है। अभी क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सी स्टेज में वो उनको वो करना है, तो नॉन जुडिशियल यूज़ की वजह से एक्सेसिव पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का उसमें यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से अपने नेचर को उसका क्योंकि जो सोइल्स है वो अपनी उसको नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ अपनी वाटर बॉडीज़ में केमिकल पेस्टिसाइड का नुकसान वो ज़्यादा उसमें जा रहा है। तो इस वजह से ये सब चैलेंजेस है जो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कंट्रोल प्लांट पैथोजेन से, इस वजह से इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक इनके लिए जो सॉल्यूशन हो सकता है वो कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो रिसेंट मेथड्स है उनकी हेल्प लेकर के अपन कैसे इनोवेटिव वेज देख सकते हैं, जिनसे कि आसानी से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हुए इन पैथोजन को कंट्रोल कर सकें। जी डॉक्टर करता, आपने जैसा कहा कि एक्सेसिव यूज़ या नॉन जुडिशियल यूज़ इज़ द रीज़न फॉर द इम्बैलेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स जो भी हैं, हम इस किस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक इंटरेस्ट ऑफ फार्मर जो है कि यील्ड प्रॉपर मिल जाए, क्रॉप में नुकसान नहीं हो, प्रोडक्टिविटी भी बरकरार रहे। इन व्हाट वे बायोटेक्नोलॉजी कैन प्ले ए वाइटल रोल। इसमें बायोटेक्नोलॉजी में अपन इस टाइप से कर सकते हैं कि जो प्लांट पहले सबसे पहले जो है साइंस में जो डिजीज़ कोज कर रहा है प्लांट पैथोजेंस, तो उसका अपने को मैकेनिज्म देखना होगा कि वो डिजीज़ कोज कर रहा है तो वो कौन सी स्टेज पे उसका इन्फेक्शन हो रहा है। तो इनिशियली उसको डिटेक्ट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। अभी वर्तमान में ज़्यादातर जो लेबोरेटरीज़ है जो और किसान है वो मॉर्फोलॉजिकल जो उसको अपीयरेंस के आधार पे कौन से सिम्टम है उसके बेसिस पे उसको देख पा रहा है कि और उसको देख करके वो स्प्रे करता है। बट उसमें क्या होता है, फॉल्स डिटेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे पैथोजेंस भी इवोल्व होता है समय के साथ में, जैसे जैसे साइंस इवोल्व हो रही है पैथोजन भी अपने सर्वाइवल के लिए इवोल्व होता है, तो उसकी रेस अलग हो जाती है। अभी जो फंजीसाइड पहले से टेस्ट होया हुआ था उसके लिए वो उस पर अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन अगर क्योंकि वो पैथोजन तो वही होता है, लेकिन अगर मोलिकुलर टेक्निक्स के द्वारा उसको प्रॉपर डिटेक्शन अपन उसका शुरुआत में कर सकें कि कौन सा पैथोजन है और उसका कौन सा रेस है, तो उसको अपन रिकमेंडेशन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज पे ये है। सेकंड स्टेज पे ये है कि पैथोजन से जो डिजीज़ कोज करता है तो उसकी कुछ पैथोजेनिसिटी फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से वो डिजीज़ कोज कर रहा है। इफेक्टर्स होते हैं, उसके कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, तो उन सब टॉक्सिन्स का, उनका पैथोजन फैक्टर्स का, उनका जेनोमिक लेवल पे एनालिसिस करने के लिए अपने बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं उनके जीनोम सीक्वेंस करके उनके द्वारा फिर जो है उनके जो
जो जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं या दूसरे जो उनके क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ रेसिस्टेंस अगर जीन्स होती है, उन जीन की कैसे हेल्प लेकर के अपन उस प्लांट को रेसिस्टेंट बना सकें और रेसिस्टेंट जो वेराइटीज़ बना सकें, ताकि कम से कम अपने को पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़े और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी फार्मर्स की कम हो, और के पेस्टिसाइड अगर कम यूज़ होगा तो नेचर का भी उसमें कम प्रिजर्वेशन होगा, डैमेजेस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस जो है क्रॉप प्रोडक्शन में या प्लांट रेजिस्टेंस में कहाँ रोल प्ले करते हैं, उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जी सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को जानना चाहिए कि बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं और एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होते हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस जो प्लांट को मिलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट में कोज किए जाते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, वायरस, निमेटोड्स। तो इनके द्वारा होने वाले स्ट्रेसेस जो होते हैं वो होते हैं बायोटिक स्ट्रेसेस। और एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हो गए वो एनवायरमेंटल और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो ड्राउट हो सकता है, वो सैलिनिटी हो सकता है। और अभी जैसे क्लाइमेट चेंज में आपने बात कही, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो ये एबायोटिक फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड जो पहले अपन इसकी बात करें कि कैसे डिजीज़ को या इनके लिए अपन कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट के लिए किस तरह से अपन सर्च ऑफ न्यू इनोवेटिव मेथड्स देखते थे। तो अभी जो जर्म प्लान है, विभिन्न जो वेरिएबिलिटी है उसमें इसके प्रति अपन स्क्रीनिंग करेंगे, और मॉर्फोलॉजिकली अगर उस जर्म प्लान में से उसमें कुछ आइडेंटिफाई अगर अपने को जीन होता है या ट्रेट होता है, तो उस ट्रेट को अपन ट्रांसफ़र करने के लिए इन बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए हाइब्रिडेशन और ब्रीडिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो उसमें क्रॉसिंग एक प्रोग्राम होता था हाइब्रिडेशन के थ्रू। तो जो ट्रेट है उस जिस प्लांट में वो ट्रेट है उसके लिए जो रेसिस्टेंस हो सकता है इस पैथोजन के लिए या बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, तो वो जो प्लांट होगा वो एज ए डोनर पेरेंट काम आता है, और वो फिर उसका क्रॉसिंग किया जाता था। लेकिन उसमें एक वो ड्रॉबैक ये होता है कि वो 5 से 6 जनरेशन तक जब तक एस्टैब्लिश करना होगा, उसमें F1 जनरेशन आएगा, F2 जनरेशन आएगा, एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स का उसमें टाइम लगता था। तो साथ ही साथ में जो प्रैक्टिसेस हैं, यस, जो स्ट्रेटजीज के फॉर्म में है, ये तो डोंट्स वाली बात में आ गई। क्या स्ट्रेटजीज हैं, कौन से इनोवेटिव वेज हैं जो एक्सरसाइज अभी किए जा सकते हैं? मैं वहीं पे आ रहा था कि अब उसमें जितना टाइम लगता था, तो अभी नया इनोवेटिव जो स्ट्रेटजी ये है कि अपन उस ट्रेट को ना देखते हुए वो ट्रेट गवर्निंग जीन कौन सी है उसको टारगेट करेंगे कि वो जो ट्रेट है वो किस वजह से है। तो उसके लिए उसके होल जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा, और उसका होल जीनोम सीक्वेंस करके उस जीन को आइडेंटिफाई अपन करेंगे। अगर वो एक बार जीन आइडेंटिफाई हो गई, फिर उस जीन को अपने को जो जिस क्रॉप में और ये जिस भी वेराइटी में अपने को ट्रांसफ़र करना है, तो वो जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जीनोम एडिटिंग करके एक उसमें एक मेथोडोलॉजी है जिसमें क्रिस्पर या एग्रीजीनोमिक्स भी बोल सकते हैं, उसमें क्रिस्पर केस करके एक रिसेंटली बहुत ही प्रचलित बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है। उसकी सहायता से अपन उस जीन की जो सीक्वेंस है, जिसको अपन जैसे ससेप्टिबिलिटी जीन जो अपने होस्ट में है, उस जीन को अपन टारगेट करेंगे। उसकी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है टारगेट आरएनए के द्वारा वो जीन अपन नॉकआउट करके और म्यूटेंट करके, और फिर उस जो जीन है उसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, और जीनोम एडिटिंग को और थोड़ा सा विस्तार से बता सके, क्योंकि हमारे दर्शकों में युवा दर्शक भी काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए एक जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है। देखिए सर, बायोटेक्नोलॉजी जो था वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें कि अपन जो अपने टारगेटेड ऑर्गेनिज्म जिसके लिए डिजायर्ड अपन या तो क्वालिटी, आइदर इल्ड या स्ट्रेस के लिए अपन कोई जीन चाहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो अपन कर सकते हैं बायोलॉजिकल ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से। उसमें अगर अपन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई टारगेट कोई जीन या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको अपन जीएम क्रॉप्स की श्रेणी में आता है वो। तो वो जो जीन्स होती है वो फिर वो जेनेटिकली, जैसे अपन अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे बीटी कॉटन है, बेसिलस थुरोजेनेसिस
इसमें एक जीन्स होता है जो बेसिलस थुरोजेनेसिस, एक बैक्टीरिया होता है, सोइल बोर्न बैक्टीरियम होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक टॉक्सिन्स होता है, तो क्राई एसी जीन्स होती है। उस क्राई एसी जीन्स की वजह से जो लेपोडोप्टेरियन इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट उसको च्यू करते हैं तो वो मर जाते हैं। तो वो इंसेक्ट को नेचुरल प्रेडेटर होता है बेसिलस थुरोजेनेसिस में परजेंस क्राई एसी जीन्स। तो अभी इस जीन्स को ट्रांसफ़र किया गया इसमें बीटी कॉटन में और अन्य दूसरी क्रॉप्स के अंदर। तो अभी उस जीन को अगर ट्रांसफ़र किया है बीटी कॉटन के अंदर, तो वो अभी अगर कॉटन को अगर वो इंसेक्ट अगर खाएगा तो उसमें वो जाने के बाद में वो जो इनएक्टिव फॉर्म में थी इंसेक्ट के अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर वो इंसेक्ट में जाते ही वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, टॉक्सिन की वजह से नेचुरल प्रेडेटर हो जाएगा। तो वो उस टाइप से ये बायोटेक्नोलॉजी टूल्स की हेल्प से अपन उसको इंसेक्ट को क्लियर मार पा रहे हैं। जनरली क्या हो रहा था कि अपन जो फार्मर्स था, अब जैसे कॉटन में बॉलवर्म बहुत बड़ी समस्या, तो उस वजह से बहुत अंधाधुंध पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जा रहा था। तो स्प्रे करने की वजह से जो उसके बेनिफिशियल जो इंसेक्ट थे जो कि नेचुरल प्रेडेटर थे, वो भी उसके साथ साथ में उसकी, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है वो कोई ऐसा टारगेट नहीं करता कि केवल वो हार्मफुल को ही मारेगा, तो वो सारे जैसे अपने इवन जो पोलिनेटर थे हनी बी वगैरह उनको भी वो किल कर रहा था। इस वजह से ज़्यादा अपने को स्प्रे करने की, फार्मर्स को स्प्रे करना पड़ रहा था। और इसके साथ साथ जो उनके नेचुरल प्रेडेटर भी ख़त्म हो रहे थे, तो उनके अंदर जो इवन जो बॉलवर्म है उसमें भी धीरे धीरे उसकी वजह से क्या रेसिस्टेंस आ रहा था उन इंसेक्टिसाइड के प्रति, तो और ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा था। तो जब से ये बीटी कॉटन जब 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया, उसके जो पहले और बाद में जो एरिया था वो भी इंक्रीज़ हुआ है, और इसके साथ साथ जो इसका प्रोडक्शन है वो भी डबल लगभग हुआ है। तो ये एज ए जीएम क्रॉप की एज ए सक्सेस स्टोरी अपन कह सकते हैं। इसी तरह से ऐसे जीनोम एडिटिंग और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अपन जो ये पेस्टिसाइड और पैथोजन दोनों को एक कंट्रोल लेवल पे ला सकते हैं, और जो इंडिया का फूड प्रोडक्शन है इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। प्लांट डिजीज़ और उसको स्टेज वाइज रेमेडीज़ किस तरह से की जा सकती थ्रू बायोटेक्नोलॉजी? प्लांट डिजीज़ को अपन स्टेज वाइज रेमेडीज़ करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखें कि कोई भी प्लांट डिजीज़, जैसे सपोज करो इंडिया में कोई प्लांट डिजीज़ नहीं है, वो फॉरेन के अंदर है, तो फॉरेन से कोई चीज़ अगर आ रहा है, मैं क्वारंटाइन के पर्सपेक्टिव से एक ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लांट क्वारंटाइन सबसे पहले करना चाहिए। जैसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा एग्जांपल अपन ने सोसाइटी ने देखा है, कोविड का केस। तो कोविड का जो कोरोना हो उसका ओरिजिन कहीं चाइना में हुआ, फिर वो पूरे वर्ल्ड में फैला और एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे आ गया। सपोज करो इसी तरह से अगर अपनी जो फूड प्रोडक्शन है इसका भी इसमें भी इसी टाइप से इनका पेस्ट का कुछ इन्वेजन हो जाता है। अभी जिस तरह से पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो रहा है, साथ साथ इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल हो रही है, बर्थ रेट भी वर्ल्ड की ओवरऑल अच्छी बढ़ रही है हर सेक्टर में, बट क्या उसी के अकॉर्डिंग अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है? हाँ, तो उसको मेंटेन करना। आज 1% 1 यूनिट चाहिए, 5 साल बाद एक प्रेडिक्शन करोगे 40% तक अपने को इसको इंक्रीमेंट करना 2047 तक। बट क्या उस केस के अकॉर्डिंग अपनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है क्या उसकी हेल्प से अपन पॉसिबल है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि लैंड एरिया तो लिमिटेड है। इवन वो लैंड एरिया जो और डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और जो एग्रीकल्चर एरेबल लैंड और एरेबल जो लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा था उसको दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो अभी चैलेंज ये है कि सेम लैंड से अपन क्या उस लेवल पे प्रोडक्शन ला सकते हैं फॉलोइंग द सेम कंडीशन जो कि आज तक अपन फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग्स उसके अंदर। तो अभी इनोवेटिव चीज़ क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो उसमें अपन जो इंसेक्ट आया, जो भी वो पैथोजन बाहर से आएगा, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से। पीसीआर टेक्नोलॉजी आपने जैसे अभी कोरोना में जो QPCR वगैरह काफ़ी लोगों आम प्रचलन में भी बहुत समझ आया, तो क्वांटिटेटिव PCR, रियल टाइम PCR, ELISA, ये कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है जो इजीली और बहुत क्विकली रिजल्ट दे करके आपको पर्टिकुलरली बता देंगे कि ये पैथोजन जो है इसके अंदर डिटेक्ट हुआ है। अगर वो पैथोजन इंडिया में ऑलरेडी नहीं है तो उसको उसी टाइम पे चेक कर दिया जाएगा और उसको फर्दर एंट्री नहीं दी जाएगी। एक तो ये मेथड हुआ उसका डिटेक्शन का।
सेकेंडरी लेवल पे जैसे सीड, अपन किसी सीड जो है वो एक सोर्स होता है इनोकुलम का, तो सीड बॉर्न डिजीजेज होती है बहुत सारी जो सीड के थ्रू प्लांट में आती है। तो सीड को अगर टेस्ट करेंगे अपन कि सीड के अंदर सीड का जो इनोकुलम डीएनए अपन निकाल करके और उसका फिर उस टेस्ट करेंगे, उसका पीसीआर वगैरह लगाएंगे, उसके पर्टिकुलर मार्कर्स जो होते हैं, जैसे लैंप आजकल इसमें लैंप हो गया, रियल और आरपीए बेस्ड मार्कर्स होते हैं, तो पैथोजन स्पेसिफिक उनके जीनोम को सीक्वेंस करके उनके पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उनको उसी लेवल पे चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि नॉन जुडिशियली ट्रीटमेंट करना कि अगर उसमें सीड डिजीज नहीं है फिर भी अपन उसके अंदर जो सीड बोर्न पैथोजेंस के लिए अपन वो कर रहे हैं, तो वो एक्सेस केमिकल और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ा रहा है। तो आप अभी जितनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगी फार्मर्स पे बर्डन भी बढ़ेगा, तो जितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा तो उस टाइम पे चेक करके उसको वहाँ पे अपन मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडरी जैसे हो गया फील्ड के अंदर एक स्टेज पे पता कब चलता है, जैसे प्लांट में जनरली सिम्टम आने के बाद पता चलता है कि इसमें डिजीज आई है कि नहीं आई, तो फिर उसके बाद में स्प्रे किया जाता है। एक बार प्लांट में अगर नेक्रोसिस टाइप के सिम्टम आ गए, एक बार उसका टिश्यू अगर डेड हो गया, उसके बाद अगर आप उसमें स्प्रे करोगे तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि वो डेड ऑलरेडी हो चुका है। तो डेड होने से पहले ही अगर उसमें स्प्रे का शेड्यूल अपन बता पाएंगे तो किस बेसिस पे बताएंगे, तो वो एक तरीका रहेगा बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से उसके डीएनए को पहले से ही अपन निकाल के उसमें देखें कि उसका इनोकुलम, जो कि आजकल इतने सेंसिटिव बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है, अपन बात करें रियल टाइम पीसीआर की, जो कि पिकोग्राम के में भी अगर उसका डीएनए का कंसंट्रेशन होगा उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर उसी स्टेज पे अगर उसमें अपन जो है रिकमेंडेड डोज उसका स्प्रे करेंगे तो फर्दर ना तो किल करेगा और ना ही उसमें ज़्यादा अपने को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की जरूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो उस तरह से अपन उस स्टेज पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन आगे चलें जैसे जो पैथोजन है वो डिजीज कोज कर रहा है, तो उसकी कुछ न कुछ जीन्स है जिस वजह से वो डिजीज कोज कर रहा है, तो उसके जैसे कुछ एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, उसके कुछ टॉक्सिन्स है जिनकी वजह से वो होस्ट को ससेप्टिबल बना पा रहा है। तो अब उन होस्ट और बहुत सारे टॉक्सिन, बहुत सारे होस्ट होते हैं, उसके पाथ भी बहुत सारे अलग होते हैं, तो उसका होल जीनोम सीक्वेंस करके उसके जो टारगेटेड जो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से जो है कौन से पैथोजेनिसिटी फैक्टर्स है उसके, इसकी वजह से होस्ट इसकी वजह से ससेप्टिबल हो रहा है। तो वो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स में ये सब अपने आते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस अपन कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस में जो ससेप्टिबल और होस्ट है दोनों को जीनोम को अपन सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंस करने के बाद में उसमें पता लगाते हैं कि कौन सी जीन इनमें दोनों में डिफरेंस आई, सेम होस्ट, दोनों को सेम पैथोजन, बट एक रेसिस्टेंट है आइडेंटिफाइड है, एक ससेप्टिबल है। उसमें अपने को पता चलेगा कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कि ये कुछ जीन्स है जो कि अलग अलग इनमें एक्सप्रेशन आया, वो भी ओनली आफ्टर इनोकुलेशन पैथोजन। जेनेटिकल पार्ट एक रहा, हाँ। लेकिन अभी दूसरे जो नए इमर्जिंग एरियाज हैं, खासतौर से एआई है, क्या किसी तरह की रिसर्च पॉसिबिलिटीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, स्पेशली एआई? यस, अभी इस रिसेंटली आपका जो एआई का आपका क्वेश्चन है, इसी पे अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में डिटेक्शन के लिए बहुत काम हो रहा है। इसमें जो मोलिकुलर मार्कर्स है उनकी हेल्प से अपन फोरकास्ट करके उसमें डिटेक्शन के लिए अपन कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे जो साइमुलेशन मॉडल बनाते हैं, कोई डिजीज़ कौन से मौसम में उसको टेम्परेचर एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए होती है। एक डिजीज़ को होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेस्ट, एक तो उसमें वायरुलेंट पैथोजन होना चाहिए, पैथोजन अवायरुलेंट होगा तो डिजीज़ नहीं होगी। उसके अंदर वैरायटी जो है वो ससेप्टिबल होनी चाहिए, वो रेसिस्टेंट होगी तो डिजीज़ नहीं होगी। और थर्ड होगा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी है फेवरेबल होना चाहिए, अगर एनवायरनमेंट जो है अनफेवरेबल होगा तो डिजीज़ नहीं होगी। और ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं सेम टाइम पे सेम जगह होगी तभी डिजीज़ होगी, तो ये डिजीज़ ट्रायंगल है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। उसमें अपन जो है कि कोई डिजीज़ हर एवरी मतलब उसका एक कर्व बनाते हैं कि कौन से उसके ऑप्टिमम डिजीज़। तो आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम जो वेदर स्टेशन अपने इतने इंडिया के स्ट्रॉन्ग है कि वो बता पाते हैं कि कौन से टाइम पे क्या फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया। तो उस वजह से कि इस डिजीज़ के आने के लिए सबसे ऑप्टिमम कंडीशन क्या रहती है उसको अपन प्रेडिक्ट करके उसके अंदर फार्मर्स को एडवाइज कर सकते हैं
कि इतने दिन बाद में इस टाइप का मौसम आएगा। अगर आप 7 दिन पहले अगर इसको प्रिकॉशन करके एक स्प्रे कर देंगे तो जो इनोकुलम आएगा वो बिल्डअप होगा ना, तो पैथोजन का इनोकुलम जब बिल्डअप होने लगेगा उसके पहले ही स्प्रे हो जाएगा तो वो डिजीज़ नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से अपन AI टूल्स की वजह से और एप्स बनाएंगे वो फार्मर्स के फ्रेंडली रहेंगे। फार्मर्स आजकल हर फार्मर्स के पास में मोबाइल रहता है, अपने मोबाइल में देखेगा कि अगले 7 दिन के अंदर क्या डिजीज़ का कर्व क्या रहेगा। अगर 7 दिन बाद डिजीज़ आ रहा है उसमें फिर साथ के साथ ही ऐसा सिस्टम भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें कि बता पाएँ कि 7 दिन से पहले आप इसमें एडवाइजरी की आप ये वाला स्प्रे कर सकते हैं और ये नहीं करें, तो नॉन जुडिशियल जो स्प्रे है वो वाला इसमें अपन टाल सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर उसको बढ़ावा मिलेगा। यस, इसमें साइंटिफिक अप्रोच को भी बढ़ावा मिलेगा और किसान के पास में उसको अपने लेवल पे वो उसको हमेशा, क्योंकि एक विशेषज्ञ की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहेगी, तो उसके पॉकेट में वो रहेगा कि मेरे को कब क्या करना है। यस, आपका जो संस्थान है रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस जी, उसमें किस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ या रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ जो भी आमजन हैं, जो संबंधित लोग हैं, जाकर के उसे अवेल कर सकते हैं? हमारा जो संस्थान है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और अभी इसमें टोटल जो 10 बीज मसाला वाली फसलें हैं, जिनमें मुख्य फसल अगर अपन कहें जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया और मेथी हो गया और अजवाइन, ये है, तो इन पे रिसर्च का काम होता है। तो उनके आप जो उन्नत किस्मों के बीज एक किसान वहाँ से ले सकते हैं, उनको कैसे लगाना है, कौन से मौसम में वो लग सकती है, उसके बारे में आप जानकारी लेनी है तो आप बीज मसाला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आ सकते हैं। उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी की, उनको टनल में लगाने का क्या फ़ायदा है, उनमें किस टाइप से लाइन सोइंग का, उनका जो प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है उसमें जो है उनके अभी फ़िलहाल में उनमें ये जैसे 2 टाइप से, एक तो बेसिक काम हो रहा है, एक फार्मर ओरिएंटेड काम होता है। बेसिक काम रिसर्च का जो उसके डेवलपमेंट में, एक फार्मर से डायरेक्ट रिलेटेड है जिस उस टाइप का काम हो रहा था। तो किसान आएंगे तो उनको उसमें कौन से टाइम पे उनका जुडिशियली यूज़ करना है, किस टाइप से, तो उस टाइप की जानकारी, कैलेंडर का है, उसका कैलेंडर है, उसका पैकेज एंड प्रैक्टिसेज आप वहाँ से ले सकते हैं। उन्नत किस्म के बीज आप ले सकते हैं, वहाँ पे सर्टिफाइड बीज वहाँ से ले सकते हैं। किसी तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है? ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाती है और इसके साथ में जो है आजकल प्रोसेसिंग का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उनकी हेल्प से बनाया जा रहा है जो कि जैसे बिस्किट्स वगैरह हो, जो डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो मेडिसिनल वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो बीज मसाला वाली फसलें हैं वो लो इनपुट और हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है, उनमें उनको ग्रो करने के लिए इनपुट बहुत कम लगता है। वो एक ड्राउट वाली और एक बंजर ज़मीन में भी, वो जैसे वेस्टर्न राजस्थान वाली में जहाँ पानी कम होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट मटेरियल सॉइल में कम होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो अच्छे से अपनी पैदावार दे पा रही है। तो उस टाइप की सॉइल में वो आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो है इनके साथ साथ जैसे कुकीज़ का भी इसमें कैसे बना सकते हैं फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, वो उस टाइप की ट्रेनिंग भी फार्मर्स को हमारे संस्थान में प्रोवाइड की जाती है। तो और जी मुझे लगता है आज के विषय के लिए समय इतना ही मिल पाएगा, और लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने वाले टाइम में हम दोबारा इस पर और चर्चा करेंगे। जी सर। और किस तरह से और साइंटिफिक वेज से या वैज्ञानिक तरीके से हम कहें जो हमारा यील्ड है या प्रिजर्वेशन है या प्रोसेसिंग है उसमें और क्या क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा रहेगी। विज्ञान जगत में आज के लिए बस इतना ही कहेंगे और आपको धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।